हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बात कर चुका है क्या क्या होता है न्यूक्लियस, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन क्या है और उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर उसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में बात कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनेली है, इसका क्या रोल है सेल में प्रेजेंट होने का, इसका क्या मेन फंक्शन है, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। सबसे पहले अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के डेफिनेशन के बारे में क्या लिखा है। द स्फेरिकल द spherical or the elongated double membrane bound filamentous cytoplasmic body associated with the cellular respiration are called as the mitochondria। मतलब ये बोल रहा है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डबल वॉल्ड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली क्या होता है, कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन लेस, कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन। आपको जो सबसे अच्छे से याद रखना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें थोड़ा सा हम, तो देखेंगे क्या, ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। और ये दोनों की वजह से, जो इनर मेम्ब्रेन की वजह से अंदर में जो इनफोल्डिंग हमें दिख रही है, इसका नाम होता है, स्पेशल नाम माइटोकॉन्ड्रिया केस में जो देखे हैं, इसका नाम होता है क्रिस्टेज। क्रिस्टा क्या है, क्रिस्टा आर द इनफोल्डिंग्स और द इनवैजिनेशंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम सिंपल बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है उसका अंदर की तरफ में कुछ इनफोल्डिंग दिख रहा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमा घुमा है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, क्रिस्टा। ये क्रिस्टा है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टा को फॉर्म कर रहा है, और ये बाहर वाला मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि राइबोसोम, राइबोसोम भी पाया जाता है। इसके बाद साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साथ में इसके पास खुद का अपना डीएनए भी होता है। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना होगा राइबोसोम और अपना होगा डीएनए। ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास ही स्पेशल फीचर देखने को मिलता है। वो क्या है, वो ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल सेल की बात करें तो वो इंडिविजुअल सेल के पास अपना राइबोसोम होता है और साथ में उसके पास होता है अपना डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये तुम्हारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है तुम्हारा, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए भी होगा, मतलब खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, और साथ में उसके पास राइबोसोम भी होगा। ऐसा और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर जिसके पास खुद का राइबोसोम हो और जिसके पास खुद का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल हो। ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, the spherical or elongated double membrane bound filamentous cytoplasmic body associated with the cellular respiration are called as the mitochondria। ये कुछ क्लियर है, ये मतलब यहाँ समझना है कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया आ सकता है कि अगर इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं तो इसके पास ऐसा कुछ तो टेंडेंसी होगा जिससे ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तभी ये हमारे बॉडी के जितना भी फंक्शंस कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कौन देता है, वो हमें देता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए शायद उसको हम कहीं ना कहीं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके पीछे और भी बहुत बड़ा एक रीजन है, इसको क्यों बोलते हैं कि ये सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन से
एसोसिएटेड है। इसका बोलने का ये पीछे रीजन है कि आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास मीन्स क्लास 10 या फिर 11 में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो वहाँ हम लोग को ये पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक ऐसा लोकेशन है हमारे सेल के अंदर जहाँ पर एटीपी बोले या फिर एनर्जी जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा खाना बन जा रहा है उसको स्टोर करने के लिए 2-3 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इस एनर्जी को, इस फूड को एनर्जी में फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये जो फूड का कन्वर्जन एनर्जी में होता है ये पूरे का पूरा स्टेप 2-3 जगह पे होता है, स्पेशली जैसे एक साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी 2-3 रिएक्शन उसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिंपल से इतना जानते हैं कि एनर्जी बनाने का जो मेन रिएक्शन होता है वो कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बोले तो कहाँ पर सबसे पहले चलता है उसका इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में और दूसरा चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये दोनों जगह पे एनर्जी बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है बॉडी के अंदर ये दोनों जगह पे पाया जाता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और दूसरा होता है इंटर मेम्ब्रेनल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये दोनों जगह पे होता है बहुत ज्यादा रिएक्शन जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। और साथ में इसलिए भी बोलते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन से कैसे जुड़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब भी होता है वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और ये एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है mitochondria appears throughout the cytoplasm of the living cell excepting the prokaryotic cells like blue green algae and bacteria as well as the mature erythrocytoplasm। क्या बोल रहा है कि 2-3 जगह पे ये नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बस इतना सा डिफरेंस है सबसे मेन कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मतलब जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे जिनके पास डबल मेम्ब्रेन हो, ऐसे जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे या सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिसके अंदर भी पाया जाएगा जिसके पास भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल हो या सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, अभी तो मैं सिर्फ डबल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, आगे सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जितने भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक चीज बोला गया है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट कर किसको छोड़कर ये सब में पाया जाता है, ये छोड़ के मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल दिया है, बट सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में ही जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में ही मिलते हैं। और साथ में एक और एग्जांपल दिया है मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स जो होते हैं, जैसे कि हम बोले इरिथ्रोसाइट्स क्या है, हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, सबको पता है ऑलरेडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जिसे नहीं पता वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में। हमारे ब्लड में टोटल 3 तरह के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी में एक पिगमेंट मिलता है जिसको पिगमेंट के बारे में नहीं जानना, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। तो हमारा ब्लड का एक सेल जिसका नाम है आरबीसी उसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ये इरिथ्रोसाइट्स के अंदर बोला जा रहा है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा जाए एनिमल बॉडी के अंदर कहाँ पर एब्सेंट है तो वो एब्सेंट है आरबीसी के अंदर या फिर इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। और अगर बात करें और कहाँ नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेंट्रल कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन एंड द ग्राउंड सब्सटेंस आर कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है कि इसके अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड दिख रहा है हमें, इस फ्लूइड को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि साइटोप्लाज्म भी हमारे सेल के अंदर एक मैट्रिक्स ही था, सेम उसी तरह से सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड मिलता है और ये फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर के बारे में, द ओवल और द रॉड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस 2 यूनिट मेम्ब्रेन, जिससे 2 मेम्ब्रेन होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ but the inner membrane remains folded inwards to form the single leg projection at several points to form a number of partitions
और द शेल कॉल्ड क्रिस्टल। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो एकदम स्मूथ बोल रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअस लेयर है। वो सिंपल सा एक ऐसा कंटिन्यूअस लेयर है जो हमको दिख रहा है, उसमें कोई भी अंदर बाहर की तरफ फोल्डिंग नहीं है। लेकिन जो उसका इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ में बहुत बार मुड़ा हुआ है, उसके अंदर में बहुत सारे फोल्डिंग्स है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा। बस यहाँ पे उसके बारे में ही बात की गई है। On the wall of the crystal of mitochondria, there are numerous particles called as elementary particles or F1 particles। क्या बोल रहा है कि जो इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बट ये आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर इसकी बात करिए वो क्या है F1 पार्टिकल के बारे में, ये बोल रहा है कि इसके जो ये दो मेम्ब्रेन होते हैं ना यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक चीज ऐसा होता है, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि इसके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक बॉटल की तरह सब्सटेंस प्रेजेंट है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं F1 और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं F0। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर वाला जो गोल पार्ट दिख रहा है उसको बोल देते हैं F0 क्योंकि जीरो भी गोल ऊपर वाला भी गोल, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पर कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल और नीचे वाले पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं F0 पार्टिकल। इसका काम क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। क्या कि जब रेस्पिरेशन होता है, जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म चलता है, कुछ रिएक्शन चलता है जिसके थ्रू एटीपी बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन आयंस मतलब H प्लस आयन की जरूरत पड़ती है एटीपी बनाने के लिए, और ये H प्लस आयन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है इसके मैट्रिक्स के अंदर। तो जैसे ही ये सारे H प्लस इकट्ठा हो जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, जब हमको पता चल गया कि हमारे बॉडी को एटीपी बनाने के लिए H प्लस की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, तुरंत सारा H प्लस को मैट्रिक्स से क्या करेगा, ये F0 पार्टिकल के थ्रू F1 से बाहर फेंकेगा। और जैसे सारा H प्लस को ये बाहर फेंकेगा, जैसे सारा H प्लस को ये बाहर की तरफ फेंकेगा, वैसे ही क्या होगा, सारा H प्लस के बाहर की तरफ फेंकते ही वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स से H प्लस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और ये काम में हेल्प करता है कौन, ये काम में हेल्प करता है F1 F0 पार्टिकल। यहाँ पे उसी चीज की बात की जा रही थी, F1 F0 पार्टिकल के बारे में। क्या बोल रहे हैं फिर से पढ़ते हैं। F1 F0 पार्टिकल के बारे में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। On the wall crystal of mitochondria, there are numerous particles called as the elementary particles or the F1 particles. The two membranes lie apart from each other and the space between them is filled up with a fluid. यहाँ पे इनके बीच में स्पेस भरा हुआ है फ्लूइड से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिक्स, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ट्राई टू आंसर व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाए जाने के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रीजन है। सेमी ऑटोनोमस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। हम लोग को क्या पता है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट जो होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, और वो रखा जाता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है जेनेटिक मटेरियल को। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के अंदर खुद का डीएनए होता है, मतलब इन्हें जेनेटिक मटेरियल के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो ये सारे काम खुद से ही कर सकते हैं, इन्हें किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक द प्रोकैरियोट। तो इसका रीजन हम लोग मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तब। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हम जान चुके हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड considerable amount of energy is liberated in the form of ATP। जब हम लोग का बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर फूड का जब ब्रेकडाउन करके हम लोग वहां से CO2 निकालते हैं, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, एक रिएक्शन है, तो वहां पे हम लोग को देखने मिलेगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है, ये स्टेप, ये रिएक्शन जो भी चल रही है, ये सब कहाँ पे चलता है, ये सब चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, as mitochondria acts as a source of energy generator, it is regarded as the powerhouse of the cell।
तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट है सेल के अंदर, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, कि ये एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।